नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। कांग्रेस के बागी कैंप के विधायकों ने विधानसभा के नोटिस पर हाईकोर्ट में जो याचिका लगाई थी उस पर सुनवाई सोमवार तक टल गई है। मामले में बाद में पक्षकार बने महेश जोशी ने खुद ये प्रेयर रखी थी कि उन्हें 3 दिन का समय अपना पक्ष रखने के लिए दिया जाए। मामले में याचिकाकर्ताओं की तरफ से भी दलीलें रखी गई और रिस्पोंडेंट्स की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने इस याचिका को प्रीमैच्योर बताते हुए इसके मेंटेनेबल नहीं होने की दलील दी। स्पीकर पहले ही आश्वस्त कर चुके हैं कि अदालत के फैसले के बाद ही वो मामले में कोई निर्णय करेंगे। एक तरफ ये सारा घटनाक्रम चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ एसओजी से जुड़ी सरगर्मियों पर भी आज सबकी नजरें टिकी रहीं। ताज़ा खबर तक एसओजी की टीम मानेसर पहुंच गई है, जहां हरियाणा पुलिस का भारी जाब्ता मौजूद था और एसओजी को अंदर जाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। आईपीएस विकास शर्मा के नेतृत्व में गई टीम को हरियाणा पुलिस ने अंदर जाने से रोक दिया। काफ़ी देर की खींचतान के बाद एसओजी होटल में दाखिल हो चुकी है, ये खबर अब आ रही है। और इस खबर के अपडेट्स के साथ और तमाम जो ताज़ा घटनाक्रम है उसके अलग अलग पहलुओं पर हमारे मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता धर्मवीर जुड़े हुए हैं गुड़गांव से, ओम सैनी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एडवोकेट डॉक्टर पीके मिश्रा जी हैं हमारे साथ पैनल में, और संजय जैन साहब, सुरेश चंद्र जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बहुत ही वैल्यूएबल इनपुट्स इस मामले के पिछले कई दिनों में इस डिबेट में दिए हैं, जिन्होंने तमाम बहस की दिशा बदली है। बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। और धर्मवीर, पहले आपके पास आ रहा हूं, किस बात को लेकर एसओजी को अंदर जाने से रोका गया हरियाणा पुलिस द्वारा और किस बात के बाद में उनको अंदर दाखिल हो जाने दिया? धर्मवीर। देखिए, एसओजी की टीम 6:20 पर जो है वो यहाँ पहुंची थी और उसके बाद जो रिजॉर्ट के जो गार्ड हैं उन्होंने ही एसओजी की टीम को रोक लिया था और उसके बाद हरियाणा को पुलिस को जो है एक तरह से सूचित किया गया और उसके बाद डीएसपी जितेंद्र सिंह जो है वो पहुंचे यहाँ पर और उन्होंने आकर के गाड़ी को रिजॉर्ट से बाहर करवा दिया और सीधे तौर पर ये कहा कि उन्हें ऊपर से आदेश है कि गाड़ी को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। उसके बाद 1 घंटा 10 मिनट तक यानी कि 7:30 बजे तक जो एसओजी की टीम है वो होटल के बाहर ही मौजूद रही। लगातार जो आईपीएस अधिकारी हैं विकास शर्मा, वो किसी से फोन पर संपर्क करते रहे और उसके बाद रिजॉर्ट के जो कर्मचारी हैं उन्होंने अंदर जाकर के जो पूरी जानकारी जो है वो दी कि एसओजी की टीम आई है, कौन कौन लोग आए हैं और वो जांच करना चाहते हैं। उसके बाद अंदर से एक मैसेज आया 7:30 बजे कि ये जो लोग आए हैं इनको अंदर आने दिया जाए। तो 7:30 बजे जो है उसके बाद एसओजी की टीम को अंदर भेजा गया। हालांकि दबी जुबान जो है पुलिस अभी भी ये कह रही कि उन्हें ऊपर से आदेश थे इसलिए नहीं जाने दिया गया, लेकिन 1 घंटा 10 मिनट का जो वक्त हम कह सकते हैं कि जो कि बेहद इंपॉर्टेंट था एसओजी के लिए, वो कहीं ना कहीं होटल के बाहर ही उन्हें खड़ा रखा गया। अब उसके पीछे क्या रणनीति है क्या नहीं है वो कुछ देर बाद हो सकता है कि साफ हो पाएगी कि आखिर किस रणनीति के तहत उन्हें इतनी देर तक बाहर रखा गया। कोई ठोस वजह नहीं थी उनको बाहर रोकने की और खुद डीएसपी भी नहीं बता पाए कि उन्हें क्यों रोका गया। उनका सिर्फ इतना कहना था कि जो बाहर से जो एक तरह से जो ऊपर से आदेश हैं उन आदेशों के तहत ही उन्होंने उनको बाहर रोका है। लेकिन अब जब अंदर से एक तरह से परमिशन मिल गई है कि इन अधिकारियों को अंदर भेजा जा सकता है तो उसके बाद उन्हें अंदर भेज दिया है और अब अधिकारी 7:30 बजे अंदर गए हैं। अब वो कब तक अपनी जांच करते हैं, कौन कौन लोग उनको अंदर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं और वो कितनी देर में बाहर आते हैं, ये देखना होगा। नहीं, बस इतना सा मुझे बता दीजिए धर्मवीर, आपकी क्या प्रक्रिया अपना कर गई थी राजस्थान से एसओजी की टीम? ऐसा कहा गया राजस्थान एसओजी की टीम की तरफ से कि हमने यहाँ लोकल पुलिस को सूचना दी थी या मजिस्ट्रेट को सूचना दी थी, या प्रक्रिया नहीं अपनाने की वजह से उनको रोका गया था? एसओजी के अधिकारियों ने मीडिया देखिए, एसओजी की टीम ने कोई जानकारी मीडिया को तो नहीं दी है और ना ही अगर हम ये भी मान लें कि चलो उन्होंने हरियाणा पुलिस को कोई सूचना नहीं दी तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हरियाणा पुलिस ने उनसे कोई भी इस तरह की जांच नहीं की कि उनके पास क्या डॉक्यूमेंट्स है क्या नहीं है, किस आधार पर वो आए हैं, किस आधार पर वो जांच करने आए हैं। इस तरह के कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है डीएसपी स्तर के अधिकारी ने नहीं जांचे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ टीम को बाहर किया गया और उसके बाद टीम की तरफ से जो कन्वर्सेशन हुआ वो अंदर के लोगों से हुआ, जो कि होटल स्टाफ की तरफ से किया गया और उसके बाद जब अंदर से परमिशन मिली तो उसके बाद अधिकारी जो है अंदर गए हैं। लेकिन हरियाणा पुलिस ने क्यों रोका, इसका कोई ठोस जवाब जो है हरियाणा पुलिस के पास भी नहीं है और कोई ठोस वजह नजर भी नहीं आती उन्हें रोके जाने की, क्योंकि इस तरह से एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य के सीमा में जाती है, अपनी कार्रवाई भी करती है। लेकिन यहाँ पर जो 1 घंटा 10 मिनट रोका गया वो एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक विशेष जांच के लिए टीम आई है और उसको 1 घंटा 10 मिनट इस तरह से रोक दिया जाए और उसके बाद उसे अंदर जाने की परमिशन मिलती है, तो जाहिर सी बात है कि कई सारी चीजें इसमें अब समझनी होंगी कि क्या एक रणनीति के तहत उन्हें रोका गया या सिर्फ एक रूटीन था कि उन्हें रोका जाए, जब तक अंदर से परमिशन ना मिले तब तक उन्हें अंदर ना जाने दिया
किया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी भी विधायक को ये जानकारी ना हो कि एसओजी की टीम यहाँ आ रही है, क्योंकि सभी विधायक लगातार विभिन्न समाचार चैनलों के माध्यम से, अपने सोर्स के माध्यम से वो जुड़े हुए हैं। एक एक पल की जो जानकारी है राजस्थान राजनीति की वो ले रहे हैं। तो उन्हें पहले से जानकारी थी कि एसओजी की टीम यहाँ आ रही है, लेकिन जिस तरह से टीम को रोका गया वो एक बड़ी बात है कि क्या कोई रणनीति थी या फिर उन्हें एक रूटीन में रोका गया। ठीक है धर्मवीर, आप रहिएगा मेरे साथ, और कोई इनपुट आपके पास आता है, इस बीच कोई बड़ा अपडेट आता है आपके पास तो हमें सूचित भी करिएगा। ओम सैनी साहब सॉरी, प्रक्रिया तो अपनी जगह पे है ही। जिस तरह से आज एसओजी की टीम गई, हो सकता है कि उसको जो प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं करने की वजह से रोका गया हो, या देरी से फॉलो करने की वजह से देरी से अलाउ किया गया हो अंदर जाने के लिए। लेकिन इससे जो मैसेज जाएगा वो बेहद महत्वपूर्ण है, जो कि ये हो सकता है कि भाजपा शासित राज्य में राजस्थान से गई एसओजी की टीम को रोक दिया गया और बागी कैंप को कवर देने की कोशिश की गई। ओम सैनी साहब ठीक कह रहे हैं जेपी साहब, आपका जो ख्याल है ये बिल्कुल वाजिब नजर आता है। जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि संघीय शासन में एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर कोई पुलिस जाती है, उनका तो भारतीय सेवा के अधिकारी हैं, आईपीएस गया उनको समझ में ये भी नहीं हो सकता कि उन्होंने जांचा नहीं होगा कि पहले से कहां से अनुमति लेनी है, थाने को कैसे बताना है या मजिस्ट्रेट को कैसे बताना है या कब जाना है, इसके बगैर तो जा नहीं सकते। और फिर 1 घंटा 10 मिनट तक बाहर खड़े रखना, आपके करस्पॉन्डेंट ने बोला है 1 घंटा 10 मिनट, ये इसका कोई मतलब ही समझ में नहीं आ रहा कि इसके क्या लोगों को वहां से हटा दिया गया है, या जिनको तलाश करने गए थे उनको कहीं भेज दिया गया है, तो वहां से जाकर के बाहर जब टीम निकलेगी तो कहेंगे सब लोग तो वहां थे ही नहीं, ऐसी स्थिति में कैसे क्या किया। तो ये बात में खुलासा होगा, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है, ये समन्वय और सौहार्द का सिलसिला नहीं है। तो एक ऐसा लगता है कि जैसे आपने कोई दूसरे उसमें चले गए जहाँ की आपको अनुमति है वगैरह, आप जा नहीं सकते, दूसरे राष्ट्र में चले गए। संघीय शासन में ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होता भी नहीं। इसके साथ ही ओम सैनी साहब, भाजपा कांग्रेस ने अभी तक सत्ता खेमे ने अभी तक ये बात बोली नहीं है हालांकि, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि उनको अब एक और राजनीतिक हमला करने का एक हथियार और मिल जाएगा, ये कहकर कि देखिए भाजपा कैसे इनके साथ में नहीं है। भाजपा शासित राज्य में ही वो ठहरे हुए हैं। भाजपा शासित राज्य में जो ही एसओजी की टीम के आज पहुंचने की खबर मिलती है और होटल के बाहर पुलिस का जाब्ता भेज दिया जाता है। जब ये एसओजी की टीम को देरी होती है तो पुलिस जाब्ता चला जाता है, लेकिन एसओजी की टीम जो ही अचानक पहुंचती है वहां और जाब्ता आकर के उनको रोक देता है। तो ये तो कहने का मौका तो मिलेगा ही। सियासत के लिए ये बहुत बेहतरीन बात मिल गई है, जिसको लेकर के कांग्रेस हमला करेगी। और ये अपने आप में ऐसा कुछ लग रहा है कि जैसे ये जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो नेतृत्व है वो बड़ा नौसिखिया सा लग रहा है, जबकि प्रैक्टिस उनको काफी हो चुकी है कि राज्यों में ये सब सिलसिले बने हैं। लेकिन यहाँ जैसा लग रहा है राजस्थान के संदर्भ में, उसमें तो गलती पर गलती करते चले जा। चलिए मैं वापस आऊँगा ओम सैनी साहब आपके पास। हमारे साथ एडवोकेट पीके मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी, कानूनी पेचीदगियाँ और पुलिस में मामला पहुंचने तक, अदालत पहुंचने से लेकर अदालत में उसके निस्तारण तक की बीच की जो कड़ी होती है, जो सिलसिला होता है, उसके गवाह होते हैं आप लोग। तो आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि भाजपा लगातार ये आरोप लगा रही है कि स्टेट की जो एजेंसीज है, एसओजी और एसीबी जैसी एजेंसीज हैं, उनका दुरुपयोग हो रहा है। कांग्रेस ये कह रही है कि इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसीज का आप दुरुपयोग कर रहे हैं। इस सब के बीच एसओजी के सामने ये जो केस आया है, इसको आप किस तरह की चुनौतियां आपको दिखता है कि इस केस में आगे खड़ी हैं एसओजी के सामने? देखिए, जो एसओजी की जो कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई तब अमल में लाई गई कि जब सरकार को ये महसूस हुआ कि सरकार में कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो एसओजी की हेल्प ली गई जी। अभी मैं टीवी पे देख रहा था, तो बोले साहब कि आप फ़ोन टेपिंग नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, जबकि सेक्शन 5 में ये प्रावधान है कि यदि आपको लगता है कि सरकार के खिलाफ कोई षड्यंत्र हो रहा है तो आप फ़ोन टेपिंग कर सकते हैं। और उसका वो चीज़ सामने भी आ गई है अभी कि कुछ षड्यंत्र है। जैसे मैं कोई कांग्रेस या बीजेपी का आदमी नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, और मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ वही बात बोलूँगा जो एक्चुअली कानून से संबंधित है।
ठीक है साहब। तो मेरा कहने का मतलब था कि वो जो प्रोसेस हुआ वो तो ठीक है। अब दूसरा प्रोसेस ये है कि साहब के एसओजी का इंटरफेरेंस या सीबीआई का इंटरफेरेंस या इनकम टैक्स वाले या ईडी वाले आ गए, तो वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना उनका परसेप्शन है, हमारा अलग परसेप्शन है। एसओजी का जो जांच हुई है उसमें मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसा कोई बिना कानून के कोई जांच हुई है। कोई तो सरकार को लगा था कि कहीं कोई षड्यंत्र उनके खिलाफ हो रहा है, इसलिए उन्होंने एसओजी को आगे किया। उन्होंने फोन टेपिंग की। फोन टेपिंग का आज ये जो रिजल्ट आया है वो ये कि ऑडियो टेप वगैरह आ रहे हैं, वो डॉक्टरेट है क्या है वो तो जांच के बाद मालूम चलेगा, लेकिन ऐसा कुछ था। ये जो मैं नहीं समझता कि एसओजी की कोई जो कार्रवाई हुई है वो कोई जबरदस्ती कार्रवाई हुई है या एटेंडम कार्रवाई हुई है। इसके लिए प्रोसेस होता है, प्रोसेस को फॉलो करके ही काम लिया गया होगा, क्योंकि सरकार समझदार है, ऐसा नहीं कर सकती कि साहब की अपने मन मुताबिक काम करे, आर्बिट्रेरी कोई काम नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन केवल ऑडियो टेप्स अभी तक सामने आए हैं। ऑडियो टेप्स के आधार पर किसी मामले को एस्टेब्लिश करना कितना मुश्किल होता है, एक तो ये आपसे समझना चाहते हैं। कुछ और चीज़ें भी तो, कुछ और आधार भी तो चाहिए होगा इसको कोर्ट में एस्टेब्लिश करने के लिए, वो क्या होंगे? कोर्ट में क्या हो सकते हैं? कोर्ट में एस्टेब्लिश करने के लिए देखिए ऑडियो टेप का भी ही ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट के 3-4 डिसीजन आ चुके हैं। ऑडियो टेप के लिए तो ऐसा मना दी नहीं कि सब ऑडियो टेप उसको सिरे से खारिज कर दिया जाए। अच्छा। ऑडियो टेप की जांच भी होगी, जांच के अंदर जो भी चीज आती है वो मालूम चली जाएगी। दूसरी बात यह है कि अभी जो बाकी जो परिप्रेक्ष्य चल रहा है, अभी सामाजिक परिप्रेक्ष्य चल रहा है, उसमें मेरा कहने का मतलब यह है कि आज जब इतना पूरा विश्व इतना परेशान हो रहा है हर चीज़ से कोरोना से ज़्यादा परेशान हो रहा है, आर्थिक हालतें खराब हो रही है, ऐसे में ये जो घटनाक्रम पूरा वो एक बड़ा एक अजीब सा एक संदेश दे रही है। अब जो भी सामने आने वाली चीजें हैं, मैं कानून की बात बताऊं। हमारे संवाददाता धर्मवीर के पास कोई खबर है? धर्मवीर बोलिए, क्या अपडेट है? धर्मवीर। बिल्कुल, देखिए अभी कुछ हलचल हुई है होटल के बाहर। एसओजी की टीम है वो बाहर आई है, आप देखिए विजुअल्स में एसओजी की टीम जो है वो बाहर आई है। 7:30 बजे अंदर गई थी और ठीक 45 मिनट के बाद जो है टीम अब बाहर निकली है। और ये देखिए आप एक्सक्लूसिव विजुअल्स देखिए न्यूज 18 नेटवर्क के ऊपर, ये जो टीम है ये वापस पहुंची है। कोशिश कर रहे हैं मीडिया के लोग उनसे बातचीत कर पाए, लेकिन टीम नहीं रुकी है। ठीक 45 मिनट के बाद जो है इस होटल से, इस रिजोर्ट से जो है टीम है ये वापस निकल गई है। अब इन्हें अंदर कौन मिला कौन नहीं मिला ये साफ नहीं है कि क्या वो जिस जांच के लिए आए थे क्या वो लोग उन्हें मिले या नहीं मिले, ये एक बड़ी बात है। लेकिन ठीक 1 घंटा 10 मिनट का इंतजार और उसके बाद महज 45 मिनट जो है एसओजी की टीम अंदर रही है इस रिजोर्ट के अंदर। अब वो किन किन लोगों से बात कर पाई नहीं कर पाई, उन्हें कोई लोग मिले या नहीं मिले ये साफ नहीं है। लेकिन 45 मिनट तक एसओजी की जो टीम है वो रिजोर्ट के अंदर रही है। ठीक 7:30 बजे एंट्री दी गई थी एसओजी की टीम को कि वो इस रिजोर्ट के अंदर जा सकती है, लेकिन ठीक अब 8:13 हुए हैं और इससे टीम एक तरह से एसओजी की टीम जो है वो बाहर आ चुकी है। करीब 1 घंटा 10 मिनट तक पहले रोका गया था। 6:20 पर एसओजी की टीम इस रिजोर्ट के बाहर पहुंची थी और 7:30 बजे एंट्री दी गई थी। लेकिन क्या वो सब लोग मिले एसओजी की टीम को जिनसे मिलने आई थी, जिनके वाइस सैंपल लेने आई थी, या फिर यूं कहें कि जो मामला दर्ज है राजस्थान में उसको लेकर जो भी जांच करने आई थी, क्या वो सब लोग उसे मिले या नहीं मिले और उसकी जांच कहां तक पहुंची ये साफ नहीं है। लेकिन जिस तरह से 1 घंटा 10 मिनट एसओजी की टीम को रोक कर रखा गया था वो एक कहीं ना कहीं रणनीति जो है इसके बारे में बातें आ रही है खुल करके, एक रणनीति के तहत उन्हें रोका गया था ताकि कुछ चीजों को एक तरह से देखा जाए कि किस तरह से कुछ चीजों को एक तरह से देखना है। क्योंकि राजनीति में अब जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी पर लगा रही है, बीजेपी कांग्रेस पर लगा रही है, क्योंकि चूंकि हरियाणा में भाजपा सरकार है, भाजपा के राज्य में, सरकार के राज्य में जिस तरह से विधायक रुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर क्यों हरियाणा पुलिस ने उन्हें रोक कर रखा। जाहिर तौर पर ठीक है, धर्मवीर रहिएगा हमारे साथ, और कुछ खबर वहां से निकले तो हमें बताइएगा। जैन साहब आपके पास आ रहा हूँ। और दूसरी आज की जो बड़ी खबर थी जो कोर्ट परिसर से निकली और जो सोमवार तक सुनवाई टाल दी गई है, जिस पर आपसे आज सबकी नजरें नहीं, उसके बारे में थोड़ा सा आपसे बात करना चाह रहा हूँ। मामला ऐसा है जिसका कोई डॉक्यूमेंटल एविडेंस नहीं है, जिस मामले को ब्लैक एंड वाइट में नहीं देखा जा सकता, जिसमें घटनाएं हैं जिसकी व्याख्या हर आदमी के लिए अलग अलग हो सकती है। मैं अपने तरीके से व्याख्या कर सकता हूँ उस घटना की, आप अपने तरीके से व्याख्या कर सकते हैं। तो ये इस मामले में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना क्या एक चुनौती नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, चाहे ये बागी कैंप को राहत दे, चाहे ये सत्ता खेमे को आने वाला फैसला राहत दे, ये समझ में आता है, जैसा आप सब लोग बता रहे हैं कई दिनों से चर्चाओं में, कि इस तरह का मामला पहले कभी आया नहीं। तो क्या इस मामले का फैसला जो भी आएगा वो आगे के लिए एक नज़ीर पेश करेगा, एक प्रेसिडेंट सेट करेगा? ये बिल्कुल सही बात है। मेरी जानकारी में इससे पूर्व कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि दल बदल याचिका जिन लोगों के खिलाफ थी उनको नोटिस दिए गए हों
और उन्होंने नोटिस की सेंटिटी या उसकी संवैधानिकता पर प्रश्न उठाकर उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को अपील करेंगे। 1 मिनट के लिए मुझे आपको रोकना होगा। धर्मवीर कुछ कह रहे हैं, फिर से बोलिए। धर्मवीर शर्मा बोलिए। तो धर्मवीर ने अभी हम तक ये खबर पहुंचाई कि एसओजी की टीम वहां से निकली 7:30 बजे, बमुश्किल अंदर एंटर हो पाई थी टीम, और 8:15 बजे वहां से बाहर निकली। इस दौरान क्या कुछ हुआ, इस 45 मिनट में वहां क्या कुछ हुआ, वो बहुत असर डालने वाला हो सकता है राजस्थान में इस वक्त चल रहे घटनाक्रम पर। कोई अपडेट है तो बताइए धर्मवीर। देखिए, टीम यहाँ से निकली है और अभी जो कि जिस तरह से पहले भी कुछ सूचनाएं ऐसी थी कि शायद एक दूसरा रिजोर्ट जो कि नजदीक है वहां पर कुछ विधायक जो है हो सकते हैं। टीम है उसके थोड़ा पीछे हम लोग जाएं ताकि ये तय हो सके कि टीम क्या उस दूसरे रिजोर्ट की तरफ गई है या फिर सीधे वापस जयपुर लौट गई है। तो कोशिश कर रहे हैं हम अभी तक जाने की, लेकिन अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि एसओजी की टीम यहाँ से निकलकर कहाँ जा रही है, क्योंकि वो जिस रास्ते पर बढ़ी है उस रास्ते पर कई सारे और दूसरे क्या आप इस संभावना की तरफ इशारा कर रहे हैं धर्मवीर कि एसओजी के आने की सूचना मिलते ही विधायकों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था? बिल्कुल, देखिए, इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये रिजोर्ट करीब 600 एकड़ से भी ज्यादा में फैला हुआ है और जिस तरह से टीम को एंट्री मिली 7:30 बजे, तो जाहिर सी बात है कि होटल के अंदर तक जाने में उन्हें 10 से 15 मिनट लग सकते हैं और आने में भी 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि 45 मिनट में बहुत ज्यादा कुछ एसओजी की टीम नहीं कर पाई है, बहुत ज्यादा जांच नहीं कर पाई होगी। कुछ हो सकता है कि शायद उसे कुछ ना मिला हो, इसीलिए वापस लौट गई हो। क्योंकि देखिए, जब 600 एकड़ में फैला हुआ जो रिजोर्ट है, आप उसमें बहुत ज्यादा 45 मिनट में बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आपको जो इन्फॉर्मेशन एक तरह से रिजोर्ट की तरफ से देखते आपने वही थी और आप आ गई। ठीक है, आप नजर रखिए, अगर कोई खबर आती है तो बताइए हमें। जान साहब माफी चाहूंगा, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। मैं बात वही कह रहा था कि जो अभी हाईकोर्ट में जो मामला चल रहा है, उस मामले के अंदर हाईकोर्ट क्या निर्णय करेगी वो तो हाईकोर्ट के सामने है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जिन सदस्यों के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है, उसमें जितना मुझे जानकारी है उसके हिसाब से सिर्फ यही तकनीकी पहलू जांचा जाना है कि ये जो नोटिस जारी हुआ है ये संवैधानिक रूप से सही है अथवा नहीं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसी बहस आपके चैनल पे दिखाई कि हाई कोर्ट के अंदर जो वकीलों ने बहस करी है और उसमें जो रीज़न दिए हैं, जो कारण दिए हैं, उससे लगता है कि उन्होंने उन कारणों का भी विवेचन किया है जिन कारणों के आधार पर ये रिट दल बदल याचिका दायर की गई है। अब ये माननीय उच्च न्यायालय का देखने का विषय है कि वो किन कारणों को तवज्जो देती है। देखिए, मोटा मोटा मैं बताऊंगा जैन साहब आपको क्या कहा गया कि 19 विधायकों को जो नोटिस दिए गए वो दल बदल कानून के तहत दिए गए, जबकि विधानसभा के बाहर ये लागू नहीं होता है। विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस देने का अधिकार नहीं है। पायलट ग्रुप ने कोई विद्रोह नहीं किया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच उनका अधिकार है। हाँ, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की जहाँ तक बात है ये बिल्कुल सही है, उनका भी अधिकार है और हम सबका भी अधिकार है। ये दल बदल विधेयक जिन दिनों में राजीव गांधी के टाइम पर बाद में ये पास हुआ था लोकसभा से, उसकी डिबेट को अगर आप देखेंगे तो उस डिबेट में इस बात पर काफ़ी चर्चा हुई थी और उस चर्चा में मंत्री महोदय द्वारा भी और अन्य सदस्यों द्वारा भी ये आश्वासन दिया गया था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को टच नहीं किया जाएगा। उन समय सिर्फ इतना ही प्रश्न उसमें नहीं था कि जो लोग किसी भी लोभ में, लालच में, सत्ता के लालच या पैसे के लालच या कोई अन्य कारण से दल बदल करके और सरकारें गिरा देते हैं या सरकारें बना देते हैं, इस प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए, उतना ही सीमित है। इसी कारण उसमें यह प्रोविजन किया गया था कि विप का उल्लंघन अगर हाउस के अंदर वोटिंग पे करते हैं तो उस वोटिंग का परिणाम के कारण अगर सरकार गिरती है, कुछ होता है तो कहे। वहाँ एक प्रश्न ये भी पैदा हुआ था कि ऐसा कर दिया जाए कि सिर्फ सरकार गिरने वाले विरोध मत को ही माना जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और हर विप हाउस में चाहे साधारण रूप से भी विप जारी हुआ है तो उसकी पालना न करने पर दल बदल याचिका लागू होती है, वो की गई। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं पिछले जब से कानून लागू हुआ तब से बहुत बार बहुत चैनल्स पर पार्टी के लोग आपस में एक दूसरे की आलोचनाएं करते हैं, लेकिन अब ये पार्टी पे डिपेंड करता है कि वो उस आलोचना को लेकर के या उस विरोध को लेकर के दल बदल याचिका तक जाती है अथवा नहीं। इस कार्यकाल में भी कई एक बात हो रहा है जैन साहब, एक बात हो रहा है। मिश्रा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अभी बोलिएगा, अभी आता हूँ आपके पास। जैन साहब इसी फ्लो में एक सवाल और करना चाहता हूँ जिसको लेकर चर्चा है कि अगर इनका व्यवहार ऐसा लगता है कि पार्टी छोड़ करके इन्होंने स्वेच्छा से पार्टी छोड़ दी है, तो जो निर्दलीय हैं उनके व्यवहार को लेकर चर्चा है कि उनका व्यवहार ऐसा लगता है
कि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, लेकिन पार्टी का जो व्यक्ति है वो तो पार्टी ज्वाइन करने के समय ली गई शपथ से बंधा हुआ है। जो व्यक्ति निर्दलीय है उसको क्या इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि वो क्या व्यवहार करे, न केवल वोटिंग के वक्त बल्कि व्यवहार के वक्त भी उसको ध्यान रखना होगा अपना। मैं वही कह रहा था कि व्यवहार को लेकर के जो शरद यादव जी के केस में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उससे पहले व्यवहार को लेकर के कोई बात नहीं थी। उससे पहले तो जब तक आपका प्रमाणित नहीं हो जाता कि आपने सदन पार्टी की सदस्यता त्याग दी है, तब तक दल बदल कानून लागू नहीं होता था। उस फैसले के बाद में यह आया कि आपकी एक्टिविटीज भी तय कर सकती है। ऐसा एक फैसला बसपा के मामले में आया था, जब मुलायम सिंह जी के साथ 13 बसपा के सदस्य गवर्नर के पास चले गए थे और उन्होंने कहा कि साहब हम तो बसपा की सरकार को समर्थन छोड़ के मुलायम सिंह जी का समर्थन करना चाहते हैं। उनके खिलाफ दल बदल याचिका दायर हुई और उन्हें हाई कोर्ट ने बाद में सदन की सदस्यता से बर्खास्त किया, ये मान करके कि गवर्नर के पास जाकर के उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि उन्होंने बसपा को छोड़ दिया था। वही बात यह है कि व्यवहार, अब आजकल केसेज में ये प्रकट होने लगा कि व्यवहार भी बहुत महत्वपूर्ण है और उसी बात को लेकर उन्हीं केसेज का हवाला लेकर के ये याचिका दायर की गई है। आपने जो निर्दलीयों की बात करी, तो यदि दल बदल याचिका में तो यह है कि कोई भी निर्दलीय किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता। अगर होता है तो वो दल बदल याचिका के तहत आता है। meet the aspirations of humanity. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता धर्मवीर शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं मानेसर से, जहां दरअसल आज मरुधरा का महाभारत शिफ्ट हो गया है, ऐसा दिखाई देता है। कुछ देर में जुड़ेंगे वो हमारे साथ। गोवर्धन चौधरी हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। पहले आपके पास आ रहा हूँ जैन साहब, और जहाँ छोड़ी थी जिस तरह से हमने बात, वहाँ से मैं आपसे इस सवाल के साथ वापस उस बात को शुरू करना चाहता हूँ कि आज कोर्ट ने बीच में ये भी पूछा कि क्या स्पीकर ने अपना माइंड अप्लाई किया है ये नोटिस देते वक्त। इस बात की क्या गंभीरता है? इस बात की बड़ी गंभीरता है और इसका हमें जानकारी नहीं क्या जवाब दिया गया, लेकिन जितना मैं समझता हूँ इतने सालों के अनुभव के आधार पर सचिव विधानसभा बिना माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति के नोटिस जारी नहीं कर सकते। अब उन्होंने प्रेमा फेसी सिर्फ ये जानकारी करके कि एंटी डिफेक्शन बिल के बारे में याचिका आई है जी, और सुओ मोटो कह सकते हैं कि भाई ठीक है इसको उस रोज 17 तारीख को देखेंगे, तब तक के लिए नोटिस जारी कर दीजिए। अब नोटिस की भाषा पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि ये याचिका 17 तारीख को 1 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष विचार हेतु, अगर कोई जवाब आता है तो उस हेतु और निर्णय हेतु प्रस्तुत की जाएगी। इस भाषा से तो ऐसा लगता है कि माननीय अध्यक्ष के समक्ष वो पहली बार 17 तारीख को 1 बजे प्रस्तुत की जाएगी। लेकिन जो विधानसभा की परंपराएं रही हैं, एंटी डिफेक्शन बिल में सचिव की कोई लीगल सेंटिटी नहीं है, इसलिए वो कहीं ना कहीं माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति निश्चित रूप से होगी कि हाँ नोटिस जारी कर दो जी। कोर्ट के अंदर भी यही होता है, कोर्ट में कोई याचिका पेश होती है तो रीडर थोड़ी नोटिस जारी कर देगा। नोटिस तब जारी होंगे जब जज कह देगा ठीक है नोटिस जारी कर दिए जाएं। वही स्थिति यहाँ है। हाँ, ये अलग बात है कि उन्होंने उसको पढ़ा नहीं पढ़ा, याचिका के अंदर पर गौर किया या नहीं किया, वो हमारी अज्ञानता में है, हमें जानकारी नहीं है कि वो क्या स्थिति है। लेकिन निश्चित रूप से उनकी अनुमति के बिना तो ये नोटिस जारी किए ही नहीं जा सकते हैं। और अनुमति जारी हुए हैं। नोटिस की जो भाषा विधानसभा सचिवालय के पत्र में है उसमें निश्चित रूप से ये शब्द हैं कि वो उनके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी याचिका 17 तारीख को 1 बजे। अब इसका क्या अर्थ लगाया जाए ये विद्वानों के चर्चा का विषय है। बिल्कुल ठीक है। धर्मवीर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन पर। धर्मवीर, अगर आपके पास कोई अपडेट हो तो आप हमको अभी बताइए, और अगर आगे आपको कोई अपडेट मिलता है तो हमको बताइएगा। बताइए धर्मवीर। तो देखिए, एसओजी की जो टीम है वो अभी तावड़ू इलाके में ही है, अभी यहाँ से बाहर नहीं निकली है और हम गाड़ी के पीछे हैं। हालांकि अभी तक 2 रिजोर्ट जो है वो क्रॉस कर चुकी है और उन दोनों रिजोर्ट में नहीं गई। लेकिन जिस रिजोर्ट के बारे में पहले से बातें आ रही थी कि एक दूसरा रिजोर्ट है जिसमें लोग हो सकते हैं और भी बाकी विधायक, तो वो रिजोर्ट अभी आगे है, वो अभी क्रॉस नहीं किया है टीम ने। तो अभी तक हम पीछा कर रहे हैं, देखते हैं कि टीम वहां रुकती है या फिर सीधे जयपुर वापस चली जाती है या फिर दिल्ली जाती है, क्योंकि सूचना इस तरह की भी थी कि कुछ विधायक दिल्ली हो सकते हैं, तो संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। अभी जो टीम है वो इसी रास्ते पर इसी इलाके में मौजूद है। बिल्कुल ठीक है धर्मवीर, और ये महत्वपूर्ण होगी खबर अगर ऐसा होता है कि विधायकों को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए जाने की, उनके कहीं दूसरी जगह चले जाने की कोई खबर आती है
हमें अपडेट करिएगा फौरन जैसे ही आपको जानकारी मिले। पीके मिश्रा साहब, व्हिप के उल्लंघन का ये मामला नहीं बताया जा रहा है। पहले दिन से ये बात हालांकि क्लियर नहीं थी, लेकिन पिछले 2 दिन से इस बात का खुलासा हुआ कि ये दरअसल स्वेच्छा से राजनीतिक दल को त्यागने की लड़ाई है, कि ये वास्तव में स्वेच्छा से राजनीतिक दल त्यागा गया है या नहीं त्यागा गया है। इसको जो एस्टेब्लिश कर रही हैं बातें, जो जिन को आधार बनाकर नोटिस दिया गया है, वो वीडियोस हैं, वो उनके बयान हैं, वो उनके स्टेटमेंट्स जो मीडिया में आए हैं, वो चीज़ें हैं। दूसरी तरफ से भी इसी तरह की चीज़ें हैं जिनको तथ्य के तौर पर, सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा। तो जैसा मैंने जैन साहब को शुरू में पूछा था, वही सवाल मेरा आपसे भी है, चूँकि आप कानून के जानकार हैं। ये चीज़ें एस्टेब्लिश करना कितना मुश्किल होता है इन तथ्यों से? सब देखो, 2 तरह की एविडेंसेस होती है। एक तो सर्कमस्टेंशियल होती है, और दूसरा जैसे अभी आपके ऑडियो हुआ, वीडियो हुआ, इस टाइप का, तो ये डॉक्टराइट भी हो सकती है, या इसकी जो सत्यता है वो तो जांच में मालूम चली, जैसे मैंने पहले बोला आपको जी। अब क्या है कि अब नोटिस का मेन पहलू रह गया। अभी जैसे अभी का जो परिप्रेक्ष्य, जो आज हमारे सुप्रीम कोर्ट से जो हमारे सीनियर वकील वगैरह आए, वो यही बात थी कि इसकी सैंक्टिटी कितनी है कि आपको ये जो नोटिस दिए गया, मेन जो आज जो चर्चा का विषय था वो नोटिस पे था कि नोटिस जो दिया गया वो ड्यू प्रोसेस से दिया गया और नहीं दिया गया। और जो अभी जो 21 तारीख जो डेट रखी, 20 तारीख जो डेट रखी, उसमें भी यही चर्चा होनी है कि ये जो नोटिस सर हुआ। अच्छा, नोटिस की जो भाषा है वो मेरे नॉलेज में नहीं है, तो मुझे नहीं मालूम है क्या है वो नोटिस, लेकिन आज जो चर्चा, जो मेन चर्चा रही वो नोटिस के बारे में रही है कि क्या है नोटिस ड्यू प्रोसेस से दिया गया या नहीं दिया गया। और दूसरा ये भी है अभी जिस पर नज़र टिकी हुई है सबकी, कि इस नोटिस की कंप्लायंस करने के बाद जो जिन्होंने प्ली लेकर आए हैं वो इसके बाद आना चाहिए था उनको, पिटिशनर्स को, या उन्होंने पहले आकर ठीक किया। चलिए इसके राजनीतिक पहलू पर आते हैं। गोवर्धन चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और गोवर्धन, आज रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दोपहर में, शाम को सतीश पूनिया ने पलटवार किया, उसके बाद में एसओजी की जो कार्रवाई दिखाई दे रही है, कल ऑडियो टेप्स आए थे, उससे पहले नोटिस, उसके बाद ऑडियो टेप, फिर आज सुबह पीसी, फिर सतीश पूनिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब एसओजी की कार्रवाई। तो ऐसा परसेप्शन बन रहा है कि सरकार कुछ ना कुछ रोज ऐसा कर रही है जिसका जवाब देना भाजपा के लिए ज़रूरी हो जाता है, और कहीं ना कहीं भाजपा के लोगों के सामने कुछ सवाल खड़े होते हैं। क्या इसकी चिंता है भाजपा के खेमे में? बिल्कुल, देखिए बीजेपी के खेमे में जो रणनीतिकार हैं वो उनकी चिंता जरूर है, क्योंकि ये बात कांग्रेस के घर के झगड़े से शुरू हुई थी और इसके छींटे अब बीजेपी तक, इसके कनेक्शन है वो बीजेपी तक जरूर पहुंचने शुरू हो गए हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, और यही वजह है कि बीजेपी ने भी आज जो सरकारी खेमे की ओर से जो आरोप लगाए गए थे, कांग्रेस की ओर से जो आरोप लगाए गए थे, उनको सामने आकर के जवाब देना पड़ा। अब देखिए, ये भले बीजेपी ये कह करके टाल दे कि कांग्रेस के घर का झगड़ा है, लेकिन कोर्ट से लेकर हरियाणा के रिजॉर्ट तक जिस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, उसमें एक सामान्य सी जानकारी रखने वाला व्यक्ति भी कनेक्शन तो बीजेपी से जोड़ने में जरूर कामयाब हो ही जाता है। और यही वजह है कि बीजेपी के नेता भी इस पूरे मसले को लेकर के जवाब दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो लड़ाई है वो विधानसभा और कोर्ट तक पहुंच गई है, और वहां जो डिसीजन होगा उसके आधार पे ही आगे की जो राजनीति है वो निर्भर करेगी। हालांकि फौरी तौर पर एक बार 21 तारीख तक बागी विधायकों को जरूर राहत मिल गई है, वरना जो संभावना ये दिख रही थी कि शायद जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, वो आज शाम को 5 बजे बाद ही अपना फैसला कर सकते थे। लेकिन चूंकि मामला सब जुडिस हो गया, तो विधानसभा स्पीकर ने इस मसले को जब तक कोर्ट में सुनवाई होती है तब तक के लिए, मंगलवार तक के लिए इनको विधायकों को राहत दे दी। वो शायद उन्होंने लीगल प्रीव्यू देखा होगा, या इसमें विधानसभा अध्यक्ष का विवेक है, वो निर्भर करता है। विधानसभा अध्यक्ष ने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए मंगलवार तक के लिए इनको एक तरह से कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन हाईकोर्ट को दिया है। अब चीजें मंगलवार के बाद में शुरू होंगी। क्या ये जो बागी विधायक हैं, इनकी दलीलों में विश्वास करते हुए हाईकोर्ट अपना फैसला इनके पक्ष में करता है, या फिर सरकारी खेमा हावी रहता है, ये तो जो जजेज हैं वही दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद में फैसला करेंगे। बड़े जो 2 तर्क हैं, ये मामला दल बदल से जुड़ा हुआ है। ये इस फैसले की बात है, और नजर उस फैसले पर भी रहेगी अगर स्पीकर
इस मामले में अगर सुनवाई करते हैं, नोटिस का जवाब दिया जाता है, इस तरह की स्थितियां बनती हैं, तो जैन साहब, क्या ये जो ऑडियो टेप्स आए हैं, ये जो नए तथ्य एसओजी के आए हैं, ये भी इस मामले में जुड़ सकते हैं? क्या ये भी कॉग्निजेबल हैं स्पीकर के लिए? ये जब इस पर डिबेट चालू होगी जी, डिबेट से मेरा मतलब है कि पहले जिनके पर शिकायत की गई उनका जवाब आवे, उस जवाब के बाद में अगर कोई काउंटर जवाब देना है तो उन बातों के जवाब के साथ साथ जो नए तथ्य इस बीच में जुड़े हैं जी, उन तथ्यों को भी उस याचिका का पार्ट बनाने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया जा सकता है, और ये उनके ऊपर निर्भर करेगा कि वो उसको उस याचिका का पार्ट बनाते हैं अथवा नहीं बनाते हैं। क्योंकि जैसा कि कोर्ट में होता है, बहुत सारी बार कोर्ट अनुमति दे देती है नए तथ्य जोड़ने के लिए और कभी अनुमति नहीं भी मिलती। वही स्थिति यहाँ है कि यदि उस समय और जो प्रतिवादी खेमा है या पायलट जी के नाम पर अपन उसको मान लेंगे बागी गुट है, वो उस समय उनको जोड़े जाने का विरोध भी कर सकता है और निर्णय फिर उस समय न्यायाधीश की तरह जो बैठे हुए माननीय अध्यक्ष महोदय रहेंगे उनको करना रहेगा। इसलिए क्या होगा वो उस समय की परिस्थितियां और वो जो बहस में तथ्य सामने आएंगे दोनों के, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। ओम सैनी साहब, एसओजी की वहाँ जो कवायद चल रही है उसमें उनको वॉइस सैंपल मिले नहीं मिले, या वो जो करने गए हैं वो कर पाए नहीं कर पाए, इसी तरह से कोर्ट के परिसर से जो फैसला है, चाहे वो बागी जो कैंप है उसको राहत दे, भले ही वो सत्ता खेमे को राहत दे, लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ता है? जो ताज़ा घटनाक्रम चल रहा है उस पर कितना बड़ा फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो तभी पड़ेगा आखिरकार जब बागी विधायक इस्तीफा दे दें, या तो चीज़ें बदलती हैं, तो फिर तकनीकी तौर पर सरकार के सामने सवाल आता है कि वो फ्लोर टेस्ट करे में जाए और उसके बाद चीज़ें देखने लायक हो जाएंगी, या फिर विपक्ष इस बात के लिए सरकार को मजबूर करे प्रक्रिया का पालन करते हुए कि सरकार फ्लोर टेस्ट पे जाए, तभी फर्क पड़ता है ना? निश्चित रूप से, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है जेपी जी के स्पीकर का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, और स्पीकर के रोल को आप न्यायालय से क्या कुछ फैसला होता है वो अलग बात है, लेकिन स्पीकर अगर एडमेंट रहे तो उसकी अपनी सोच भी बड़ा, उसका अपना फैसला भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। और वो जैसा कि इन्होंने जैसा नोटिस दिया, नोटिस में जो पूछा है कि क्या वो कांग्रेस के सदस्य हैं, ऐसा जो आखिरी लाइन में भूल रहा हूँ कहाँ, वो जो पूछा है जिस पे याचिका स्वीकार की है उन्होंने, और नोटिसों में जो पूछा है उनका जवाब क्या होता है, उसको इतनी आसानी से वाइल्ड नहीं बनाया जा सकता, उनको कहीं घुमाया नहीं जा सकता। ये तो स्पष्ट रूप से पता लग रहा है कि जो कुछ आप ना माने कि विधानसभा में ये नई व्हिप जारी किया और ये तो बाहर फैसले किए हैं और वहां पर बुलाया है, लेकिन राजनीतिक दल की अपनी एक सेंसिटिविटी होती है जिसको कि न्यायालय भी स्वीकारता है, शायद स्पीकर तो बहुत तरीके से स्वीकारेंगे और उस पर उनको जवाब देना होगा। अगर इनका जवाब वाजिब नहीं होता है, और जो ऐसा स्पीकर जैसा लगता है कि उस नोटिस से ऐसा लग रहा है जैसे वो मानने लगे हैं कि जो कुछ याचिका दायर की गई है इनके खिलाफ वो अर्थपूर्ण है और उस पर फैसला होना चाहिए। तो बस पता हूँ जो 7 दिन वाला एक गैप का था कि 7 दिन का एक नोटिस के लिए पीरियड होना चाहिए था, तो मंगलवार को 7 दिन भी हो जाते हैं और कुछ कहने को बचता नहीं है। न्यायालय में क्या होता है वो अलग बात है, लेकिन स्पीकर मुख्यतः इसका निर्णायक रहेगा और वही फैसला करेगा। स्पीकर जो है बिल्कुल ठीक है। अच्छा ओम सैनी साहब, जी जी जी, ब्रिटिश स्पीकर की तरह ओम सैनी साहब, बड़ी रेस्पेक्ट जी। बिल्कुल ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति को कितना प्रभावित होते देख रहे हैं आप इस घटनाक्रम से, जो कि ये कह रही है कि जो कुछ चल रहा है कांग्रेस में चल रहा है, हम तो किनारे पर खड़े हैं, हमसे क्या लेना देना, हमारे ऊपर तो जबरदस्ती कीचड़ उछाला जा रहा है। उस पार्टी की अंदरूनी राजनीति को कितना प्रभावित होते देख रहे हैं आप? उसके जो पावर सेंटर्स हैं उनको क्या डिस्टर्ब होता देख रहे हैं हम, खासतौर पे जैसे ऑडियो टेप्स आए, इस तरह की जो घटनाएं एक एक करके आ रही हैं उसके बाद? रूप से भारतीय जनता पार्टी एक वक्त से सिर्फ एक ही चेहरा था कि साहब ये वसुंधरा और भारतीय जनता पार्टी का वो अलग सिलसिला ही नहीं था, वसुंधरा के नाम से ही पहचानी जाती थी भारतीय जनता पार्टी। ये तो 2014 के साथ में ही
मोदी जी के इमरजेंसी के साथ में चीजें बदली हैं, लेकिन वो दबी है, बदली नहीं है। वो जो चिंगारियां बनी हुई है, जिनका अपना वजूद है, अपनी शख्सियत है, तो खामोश तो हो गई, लेकिन वो भी मौके की तलाश में है। और जिस तरीके से सचिन पायलट ने आज जो बयान दिया वसुंधरा जी को पेश करके, वो समझ रहे हैं कि कहीं और भी गठबंधन बन रहे हैं और रास्ते निकल रहे हैं जिसके माध्यम से ये सरकार नष्ट होने वाली नहीं है, जाने वाली नहीं है। उनकी मदद के लिए दूसरे लोग भी हैं। लेकिन ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो राजस्थान का है, वो भी अपने आप में बड़ा कंट्रोवर्सी में फंसा हुआ है, बड़ी उसमें फंसा हुआ। उसके ऊपर भी आला कमान जब तक पहलवान है उसको स्वीकार किया जाता है, वरना तो जैसे कैलाश मेघवाल बोले हैं और साथ साथ में दो एक लोग और बोले हैं, उनका बोलना अगर प्रारंभ हो गया तो मुझे लगता है कि जो हालत राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की इस वक्त नजर आ रही है अंदरूनी झगड़ों को लेकर के, वो भारतीय जनता पार्टी की भी आने वाले दिनों में नजर आ सकती है। जी ठीक है ओम चंदी साहब। गोवर्धन, आपके पास आ रहा हूँ और हमारे संवाददाता धर्मवीर से भी एक बार बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो घटनाक्रम है वो तेजी से बदल रहा है मानेसर में। गोवर्धन, चर्चा ये भी है और लगातार है, कई दिनों से है कि ये एक एक दिन जिस तरह से निकल रहा है उसमें दोनों ही कैंप ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी संख्या में और इजाफा होगा। बिल्कुल स्वाभाविक रूप से ये दावे भी पिछले कई दिन से किए जा रहे थे, सत्ता खेमे की ओर से भी और पायलट खेमे की ओर से। दोनों एक एक दिन जैसे जैसे गुजर रहा है इस तरह की खबरें जरूर हर सुबह हर दिन में ये खबरें आती हैं कि इस कैंप से इतने वहां गए, इस कैंप से, हालांकि उनकी कभी पुष्टि नहीं हो पाती। दोनों तरफ से इस तरह की खबरें आमतौर पर बाहर प्रसारित करने का प्रयास किया जाता है। तो जैसे जैसे अब दिन निकल रहे हैं तो उसमें जो कई ऑडियो टेप्स का जो मामला सामने आ गया, उसके बाद भी मामला गर्मा और गया है। लेकिन उम्मीद अभी भी दोनों खेमों की जिंदा है। इसके पीछे वजह यही हो सकती है कि शायद कुछ एमएलएज हैं वो लगातार क्रॉस रूप से एक दूसरे के संपर्क में दोनों खेमे के हों और इसी आधार पर दोनों ओर से अपने अपनी संख्या बढ़ाने के दावे और उम्मीद की जाती रही हो, क्योंकि सियासत ही कुछ ऐसी हो रही है कि जिन पर कमिटेड लोग जिनको समझा जाता था, अगर वो टूट करके उधर जा रहे हैं तो दोनों ही खेमों को बहुत सावधानी के साथ में अपने विधायकों को रखना पड़ रहा है। सत्ता खेमा ये दावा कर रहा है कि अगर छूट मिल जाए तो वहां के 5-7 विधायक हमारे साथ आ सकते। बिल्कुल ठीक है गोवर्धन। हमारे संवाददाता धर्मवीर भी जुड़े हुए हैं गुड़गांव से, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। फोन पर जुड़े हुए हैं धर्मवीर, देखिए अभी आपने कुछ देर पहले बताया था कि आप पीछे ही चल रहे हैं जो एसओजी की गाड़ी है उसके, और सबकी नजरें, पूरे मीडिया की नजरें वहां इस बात पर हैं कि क्या ठिकाना बदल लिया गया है, कहीं और शिफ्टिंग हो गई है, किस तरह की कोई अपडेट मिल रही है धर्मवीर? देखिए अपडेट यही है कि एसओजी की जो टीम है वो वापस इस इलाके से निकल चुकी है, तावड़ू के इलाके से, और इस वक्त मानेसर को क्रॉस करके वो गाड़ी जो है वो जयपुर की तरफ बढ़ चली है। इस इलाके को छोड़ दिया है। इस इलाके में और भी कई सारे रिजोर्ट्स हैं, यानी कि अब एसओजी की जो टीम है, जो संभावनाएं लग रही थी कि यहाँ किसी और रिजोर्ट में जा सकती है, वो खत्म हो गई है। एसओजी की टीम अब जयपुर के लिए लौट चुकी है वापस। ये एक अपडेट है, नया अपडेट है। बिल्कुल ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। चलिए आज के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया गोवर्धन और धर्मवीर। आप खबरों पर नजर रखिए, कुछ बड़ी खबर हो तो हमको जरूर बताइएगा। बाकी सभी आप मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।